नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पहले सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने, कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। राहुल गांधी के ट्वीट ने बदली युवा गेंदबाज की किस्मत, राजस्थान की क्रिकेट अकादमी में मिलेगी ट्रेनिंग। बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक आज से पटना में होगी, जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, अमित शाह भी बैठक में करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय नासिक और औरंगाबाद के दौरे पर सीएम शिंदे, बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में करेंगे बैठक। और राज्यपाल भगत सिंह के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई, संजय राउत ने बताया कि मठारी मानुष का अपमान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के बाद अब दिल्ली में है, जहां वो कई कार्यक्रमों में आज शामिल हुए। प्रधानमंत्री आज पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल हुए, फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विज्ञान भवन में 30-31 जुलाई 2022 के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी डीएलएसए के बीच एक रूपता लाने और समन्वय स्थापित करने के लिए एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पखवाड़े के समापन समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान वो विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ भी उन्होंने किया। वहीं इस मौके पर एनटीपीसी की 5200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के समापन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कई लोगों को इससे मदद भी मिल जाती है। हाल ही में ऐसा हुआ जब एक शख्स ने राजस्थान के 16 वर्षीय युवा गेंदबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में बच्चे को सुविधाओं के अभाव में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाया गया है और इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवा गेंदबाज के इस वीडियो को शेयर करते हुए उसकी सराहना भी की थी। अब इस युवा गेंदबाज की किस्मत पलट गई है। शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा गेंदबाज भरत सिंह से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राहुल गांधी की ओर से गेंदबाज की टैलेंट की तारीफ किए जाने के बाद राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरत सिंह को सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षित किए जाने की बात कही है। सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि भरत सिंह को क्रिकेट अकादमी में विशेषज्ञ कोचों से प्रशिक्षण भी मिलेगा और उसे आवास और भोजन सहित सभी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें कि हाल ही में तेजी से वायरल हुआ ये वीडियो लोगों ने काफी पसंद किया था। इसे राजस्थान के राजसमंद जिले के भरत सिंह को गांव में मछली के जाल से बने नेट के बीच गेंदबाजी का अभ्यास करते हुए दिखाया गया था। बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित होने जा रही है और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की 2 दिन की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बैठक ज्ञान भवन में आयोजित की गई। यह पहला मौका है जब बीजेपी के 7 मोर्चे, जिसमें महिला, युवा, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST, अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक एक साथ आयोजित की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक के उद्घाटन सत्र में भी शामिल हुए, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन बाद कार्यकारिणी का समापन भी उन्होंने करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कार्यकारिणी में शिरकत करने वाले अन्य लोगों में पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव और मोर्चा पदाधिकारी भी शामिल हैं। जेपी नड्डा सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नासिक और औरंगाबाद का दौरा शुरू कर चुके हैं और इन्हीं के साथ ही इन स्थानों का एक हफ्ते पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी दौरा किया था, जिसका मकसद पार्टी को फिर से जीवंत करना था। अपने 3 दिवसीय दौरे में शिंदे बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में बैठक करेंगे और रैलियां भी करेंगे, जहां आदित्य ठाकरे ने भी दौरा किया था। विद्रोह के बाद पहली बार युवा सेना अध्यक्ष ने पार्टी के समर्थन में रैली करने के लिए पिछले सप्ताह नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगर का दौरा किया था। के यात्रा कार्यक्रम के अनुसार वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के अलावा नासिक जिले के मालेगांव में बाढ़ की स्थिति और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने वह शिवसेना के बागी विधायक दादाजी भूसे के निर्वाचन क्षेत्र मालेगांव में एक संवाददाता सम्मेलन और एक बैठक भी उन्होंने की। उनके शिवसेना के बागी विधायक सुहास कांडे से भी मिलने की उम्मीदें जताई गई हैं। वह औरंगाबाद जाने से पहले शनिवार शाम मालेगांव में एक रैली में शामिल होने वाले हैं। शिंदे रविवार को औरंगाबाद के सिल्लौड़ में बागी विधायक
अब्दुल सत्तार के निर्वाचन क्षेत्र और विधायक संदीपन भुमारे के निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मराठी इंसानों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया। भगत सिंह कोश्यारी ने बहुत कुछ कहा, जिस पर बवाल मचना भी अब शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र से, खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानी लोगों को निकाल दिया जाए तो यहाँ पैसा नहीं बचेगा। ये लोग अगर निकल गए तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं रह जाएगी। इस कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी के साथ सांसद नवनीत राणा भी शामिल थी और इसी बयान को लेकर संजय राउत ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल अपनी बात रख रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्पित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम ना लिया जाए। कम से कम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसका विरोध तो करें। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान ही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पहले सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने, कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। राहुल गांधी के ट्वीट ने बदली युवा गेंदबाज की किस्मत, राजस्थान की क्रिकेट अकादमी में मिलेगी ट्रेनिंग। बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक आज से पटना में होगी। जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, अमित शाह भी बैठक में करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय नासिक और औरंगाबाद के दौरे पर सीएम शिंदे बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में करेंगे बैठक। और राज्यपाल भगत सिंह के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। संजय राउत ने बताया कि मठारी मानुस का अपमान हुआ। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बाढ़ के हालात हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे को विपक्षी नेताओं द्वारा प्रभावित इलाकों में किए जा रहे दौरे को देखना चाहिए और सीखना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पवार ने संवाददाताओं से कहा कि 1 महीना जो है होने को आया है, लेकिन मंत्रियों का कोई अता पता नहीं है। राज्य में बाढ़ की स्थिति है और किसान मुश्किल में है। ऐसी स्थिति में काम करने के लिए मंत्रियों की टीम जरूरी है। उन्होंने कहा कि लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भरोसा है कि वे अकेले सरकार चला लेंगे, इसलिए अब तक मंत्रिमंडल विस्तार का कोई संकेत नहीं है। विपक्षी नेताओं द्वारा प्रभावित इलाकों के दौरे के बारे में पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री को इन दौरों पर गौर करना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि ये दौरे बधाई देने के लिए नहीं बल्कि लोगों की परेशानी को समझने के लिए। पवार ने आगे कहा कि आप विरोधाभास को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री को इससे कुछ सीखना चाहिए। मौजूदा सरकार की स्थिरता के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि वह ज्योतिष नहीं है जो इस विषय पर पूर्वानुमान लगाएंगे, लेकिन जब भी चुनाव होंगे पार्टी उसके लिए तैयार है। पवार ने कहा कि जब लोग मतदान करेंगे तब जो है दृश्य अलग होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी नई सरकार के कामकाज को करीब से नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद को
जो है शुक्रवार को गोंडा पहुंचे। उन्होंने गोंडा के जिला पंचायत कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा भी की। मंत्री ने बैठक कर सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए। दरअसल संजय निषाद इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं। वे शुक्रवार सुबह बहराइच के जनता अधिकारियों के साथ मत्स्य विभाग की समीक्षा की तो दोपहर गोंडा जिले के पंचायत कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद देर शाम सीधे बलरामपुर जनपद के लिए निकल गए। मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के खिलाफ अमर्यादित बयान देता है तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, तभी अभद्र बयानबाजी पर रोक लगेगी। वहीं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह तो मुंगेरी लाल है और वे मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। 2014 से ही अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे थे, 6 मंत्री बनाने की बात कर रहे थे। निषाद ने आगे कहा कि जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव थे तो वह असली समाजवादी पार्टी थी। अब असली समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है क्योंकि इसमें हर जाति और धर्म के लोग शामिल हैं। वहीं संजय निषाद ने एक बार फिर से राम को अपना भगवान माना और कहा कि निषाद राम के बड़े भाई थे, वह भी इनके भगवान है। वे जय श्री राम जय निषाद की बातों पर आज भी कायम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी पर वो जमकर उन्होंने निशाना साधा। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झूठा बताया। उन्होंने कहा कि आरजेडी वंशवाद की पार्टी है, सत्ता में बने रहने के लिए सभी समाज के लोगों को यह पार्टी तोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में ये आतंक का माहौल बनाते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हाजीपुर में शुक्रवार को एक शॉपिंग मॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन भी बगल में खड़े हुए नजर आए। नित्यानंद राय की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए दिखे और इस दौरान मजाकिया अंदाज में खुद नित्यानंद राय ने कैमरे के सामने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को हटाया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग यह नजारा देखकर जोर से हंसने भी लगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 के चुनाव में 2 दिन के अंतर में जिस तरीके से आतंक का माहौल बनाया गया था उससे 15 साल पहले वाली याद अब ताजा हो गई है। पूरा बिहार जानता है कि कौन कितना झूठ बोलता है। 2025 के चुनाव में विपक्ष को अंदाजा हो जाएगा कि बिहार की जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट क्यों किया। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट जो है भीलवाड़ा दौरे पर है। यहां पर हुरडा तहसील की ग्राम पंचायत सरेरी में पशु आहार संयंत्र का उन्होंने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जाट ने कहा कि युवा अपना पुश्तैनी काम छोड़कर शहरों और विदेशों में नौकरी तलाशने के लिए चले जाते हैं। नौकरी तलाशने के बजाय युवा अपनी खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन करके भी भीतर जीवन यापन कर सकते हैं। युवाओं को स्वरोजगार अपनाना चाहिए। गांव में उद्योग स्थापित करके नौकरी की तलाश में भटक रहे लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में काफी संवेदनशील है। युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। उद्योग स्थापना अनुदान भी दिया जा रहा है जिसका युवाओं को फायदा लेना चाहिए। उद्योग स्थापना के लिए कहीं कोई दिक्कत आती है तो अवगत कराया जाए ताकि समस्याओं को दूर कर उद्योग स्थापना में मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु आहार संयंत्र की स्थापना से जो है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पशु आहार संयंत्र के उद्घाटन समारोह में आसीनंद हुरडा, विधायक जब्बर सिंह सांगला भी मौजूद रहे। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक सिपाही द्वारा बुजुर्ग की बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने सिपाही की पहचान करके उसे सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया में वायरल इस खबर के बाद जो है ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मारपीट करने वाला वर्दीधारी युवक कौन है और यह वीडियो किस शहर स्टेशन का है। इस वीडियो के बारे में जब खोजबीन की गई तो मामला जबलपुर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 5 का सामने आया। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो बुधवार 27 जुलाई का है जब दोपहर के वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक सिपाही द्वारा एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच में आया कि सिपाही रीवा का रहने वाला है और घटना के दिन जबलपुर से रीवा जा रहा था। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि प्राथमिक जांच में बात निकलकर सामने आई है कि जिस शख्स के साथ मारपीट की जा रही है वह शराब के नशे में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के साथ बदसलूकी कर रहा था। जब सिपाही ने उस शख्स को रोका तो नशे में धुत वो शख्स सिपाही के ऊपर उलझ गया जिसके बाद सिपाही के साथ उसकी मारपीट हो गई। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पहले सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए।
राहुल गांधी के ट्वीट ने बदली युवा गेंदबाज की किस्मत, राजस्थान की क्रिकेट अकादमी में मिलेगी ट्रेनिंग। बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक आज से पटना में होगी। जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, अमित शाह भी बैठक में करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय नासिक और औरंगाबाद के दौरे पर सीएम शिंदे, बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में करेंगे बैठक। और राज्यपाल भगत सिंह के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई, संजय राउत ने बताया कि मठारी मानुष का अपमान हुआ। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दिल्ली में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से उमस भरी गर्मी अब खत्म हो गई है और मौसम सुहाना हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन भर बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी और इसके साथ ही रविवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरीके का बना रहेगा और बारिश होगी। शनिवार को दिल्ली में अधिकतम पारा 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना भी जताई थी, जो सही साबित हुई। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो शनिवार को भी जारी है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश दर्ज हुई। दिल्ली के आधिकारिक मानक केंद्र सफदरजंग पर सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार 8:30 बजे तक 20 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं शुक्रवार को 8:30 बजे के बाद से 8 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामड़ी का कहना है कि अगले 2 दिनों के लिए जो है दिल्ली में मानसूनी गतिविधियां में जो है कमी आएगी। बारिश का अगला दौर 4 अगस्त से शुरू होगा। एयरफोर्स की कभी ताकत कहलाने वाले MiG-21 की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। गुरुवार को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के हादसे का शिकार होने के बाद कई दशक पुराने इन लड़ाकू विमानों को विदा करने की मांग के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। इसे उड़ता हुआ ताबूत बताया जा रहा है। हालांकि MiG-21 लंबे वक्त से इंडियन एयरफोर्स की कामयाबी का आधार भी रहा है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या फिर
71 का युद्ध सभी मोर्चों पर इस विमान ने अपनी कामयाबी का सबूत पेश किया है। हालांकि ये फाइटर विमान कई बार हादसों का शिकार भी हुआ है, जिसमें कई पायलट और जवानों की जान भी जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने साल 2025 तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने का फैसला भी लिया है। फाइव जी स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद जो है 23 दौर के बाद 1,49,855 रुपए की बोली लगाई गई। सरकार ने कहा कि बोलियां शनिवार को भी जारी रहेंगी। 5G एयरवेज के लिए बोली लगाने वालों में रिलायंस जियो सबसे आगे है। इसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, गौतम अडानी की कंपनी। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार तीसरे दिन की कुल बोली जो है वो 1,49,623 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वैष्णव ने कहा कि चल रही 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से संकेत मिलता है कि देश के दूर संचार उद्योग 5G प्रगति में एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नीलामी पर रखे गए कुल स्पेक्ट्रम का लगभग 71% अस्थायी रूप से बेचा जा चुका है। उन्होंने कहा है यह एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। स्पेक्ट्रम के लिए शुक्रवार को 7 दौर की बोली भी लगाई गई। इस दौरान 231.6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोलियां भी प्राप्त हुई। अब तक कुल 23 दौर की बोली लगाई जा चुकी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और गौतम अडानी की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की इकाई ने 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में जो है बढ़ चढ़ कर बोलियां लगा रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 5 वर्षों में झारखंड के 3 दर्जन से ज्यादा डैम और जलाशयों के ऊपर तैरते हुए सोलर प्लांटों से 1 से 1,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। राज्य में इसी महीने से नई सोलर पॉलिसी लागू होने के साथ राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए। इसके अलावा केंद्र सरकार के उपक्रम DVC ने राज्य में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ 3 फ्लोरिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी भी की है। झारखंड बिजली वितरण निगम के सूत्रों के मुताबिक रांची के सिकंदरी स्थित गेतलसूद डैम में वर्ल्ड बैंक की मदद से 800 करोड़ की लागत से जो है फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाने का काम अगले 3 महीनों में शुरू हो जाएगा। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच करार के बाद टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य के जल संसाधन विभाग ने भी इसके लिए NOC दे दी है। इस प्लांट का निर्माण अगले 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है। यहाँ से राज्य को लगभग 100 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। बताया गया है कि फ्लोटिंग पावर प्लांट के डैम में पिलर बनाकर उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये पैनल स्तर से 1 फीट ऊपर होगा। तकनीकी ऐसी होगी कि जल स्तर बढ़ने की स्थिति में पैनल को स्प्रिंग के जरिए ऊपर उठाया जा सके। राजस्थान प्रदेश का हर परिवार अब चिरंजीवी परिवार बन रहा है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने बीते 3 माह में 4 बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए हैं, 58 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं और भी काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले रही है। सीएम ने आगे कहा कि सम्मिलित प्रयासों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है और प्रदेश का हर परिवार चिरंजीवी परिवार बन रहा है। चिरंजीवी योजना में शामिल प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कान्यूलर इम्प्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और लिम्ब की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि खास बात यह है कि योजना में 10 लाख रुपए की सीमा को ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। ट्रांसप्लांट की सारी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। ट्रांसप्लांट की लागत चिरंजीवी योजना वॉलेट राशि में शामिल नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।